मेरी शादी हुई, मतलब अच्छे से शादी करी। मैं बहुत अच्छी जॉब करता, जॉब में आज भी हूँ, उस टाइम भी था। मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में बिजनेस एग्जीक्यूटिव हूँ, उस टाइम भी मैं दूसरी कंपनी में था, बट अच्छी जॉब में था। अच्छे से शादी हुई, सब कुछ हुआ। हनीमून के लिए ले गया वाइफ को, सारी चीज़ें हुई। सर मैं मर्चेंट नेवी में जॉब करता हूँ और 8 साल हो गए मेरी शादी को। बट 8 साल बाद अभी क्या होता है कि मेरी जॉब में मैं हमेशा 6 महीने इंडिया से बाहर रहता हूँ। तो उस वजह से जो मेरी वाइफ है वो वर्किंग थी यहाँ पे भोपाल में। देखिए, हर माता पिता चाहता है कि बच्चे जब शादी योग्य हो जाएं तो उनकी शादी करी जाए, उनका अपने खुशी हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारें। तो मेन पर्पस तो शादी करवाने का बच्चों का यही होता है कि बच्चों का घर बसे और शांति के साथ में प्रसन्नतापूर्वक जीवन बिताएं। यही हमारी इच्छा थी। बट कुछ इंटरफेयर और कुछ बातें रहती है, जिसके कारण डिस्प्यूट बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। एक दिन वो अपने घर चली गई। क्या हुआ उसका पता नहीं, क्या माइंड वॉश किया गया या क्या हुआ, उसने मेरे ऊपर डीवी और सेक्शन 125 मेंटेनेंस का केस डाल दिया और बिना मुझे बताए केस डाल दिया और अपने घर दिल्ली चली गई। देन उसके बाद अभी ये हो गया कि 2 साल तक मैं अभी अपनी जॉब पे नहीं जा पा रहा हूँ और कोर्ट केस के चक्कर लगा रहा हूँ। शादी के बाद बेटा पूना में जॉब कर रहा था, लड़की हैदराबाद में जॉब कर रही थी, बड़ा बेटा बॉम्बे में पोस्टेड था बहू के साथ। वो अपना बॉम्बे सेटल्ड था। और दिवाली के दिन नेचुरल बच्चे आते हैं तो दोनों बेटे दोनों बहुएं घर आईं, दिवाली मनाई, अपने अपने घर चले गए। उन्होंने पिटीशन में ये डाला, जो एफआईआर लिखाई, कि दिवाली वाले रात को हमको सबने मारा, पांचों ने मारा। अब ठीक है, जो भी हुआ उसके बाद में, पर एक झूठा केस हमारे पे आ गया। मतलब मेरा नाम है केस में, मेरे पिताजी का नाम, मेरी मदर का नाम, मेरी सिस्टर का नाम, जो बॉम्बे रहती है। सबको केस की हियरिंग के लिए यहाँ इंदौर जाना पड़ता है। तो ये एक प्रकार का मेंटल टॉर्चर ही है ना हम लोगों के साथ। तो अभी मेरा केस चालू हो गया है, उसमें मेरा अभी एट प्रेजेंट अभी मेरा मीडिएशन चल रहा है। मीडिएशन में मैंने बहुत उसको समझाने की कोशिश की, लेकिन उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो अब बात आ गई पैसे पे। 25 लाख मतलब क्या है ये? मैं उसको हनीमून पे ले गया। मैंने उसको गिफ्ट में 80,000 रुपए की एक्टिवा दी। सब किया मैं जितना कर सकता था। अब ये देखा तो नोटिस आ गया। 3 साल से अलग रह रहे हैं हम लोग। 3 साल से, मतलब पहले मैं इंदौर में रहता था मम्मी पापा के साथ, फिर मैं भोपाल में शिफ्ट हो गया। मैंने यहाँ फ्लैट ले लिया। उसको भोपाल बोले लेके, भाई तेरे को बूढ़े माँ बाप के साथ नहीं रहना, मेरे साथ रहे। बट वो रहने को तैयार नहीं है। अब ये झूठा केस लगा दिया। ऐसे हजारों केस है यहाँ पे। अब वो कह रही है कि अगर आप कोर्ट के चक्कर नहीं लगाना चाहते हैं, मतलब चक्करों में नहीं पड़ना चाहते हैं, तो आप मुझे मतलब 90 लाख रुपीस कैश मुझे दीजिए। ब्लैकमेलिंग। जी। अभी सर मैं क्या, मेरे पास अभी इतना कैश है नहीं। पहले मीडिएशन पे उसने 55 लाख रुपए मांगे थे कि 55 लाख रुपए हमको दे दो आप ना। मुझको जज ने पूछा था कि आपको क्या चाहिए, क्या मतलब आप क्या चाहती हो? तो बोले साथ रहना या झगड़ा या बोले हमें 55 लाख चाहिए। इट वॉज हर फर्स्ट इम्प्रेशन, मुझको 55 लाख चाहिए। तो ये उनकी डिमांड है, उतनी हमारी क्षमता नहीं देने की। मैं तो साथ में रहना चाहता हूँ ना। मैं तो अपना घर नहीं टूटने देना चाहता हूँ। मैं क्यों चाहूंगा कि मेरा घर टूटे या मेरा वो विवाह का विच्छेद हो जाए। मैं तो साथ में रहना चाहता हूँ। पर अब वो लोग कुछ समझने को तैयार नहीं, और कानून एक तरफा है। आरटीआई का रिप्लाई देख रहा था, उसमें पुलिस की तरफ से रेस्पॉन्स दिया गया था कि अगर वो झूठे आरोप पाए जाते हैं तो भी हमारे पास कोई आदेश नहीं है, वो जो चाहे कर सकते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। कोई एविडेंस नहीं है उसके पास या कुछ है, ऐसा कुछ डरने वाली बात मेरे लिए तो नहीं है। लेकिन आजकल क्या है कि जो लॉज हैं वो लड़कियों के लिए ज़्यादा सपोर्टिव है, तो उस वजह से हम लोग बस दब जाते हैं। तो यही अभी हो रहा है। एक लड़की के एफआईआर लिखा थी, उसमें मतलब उसके पढ़ के आपको लगेगा कि हर समय आदमी इसको पीटते ही रहता था। जब मिलते थे पीट देते थे, जब मिलते थे पीट देते थे। हाँ? आपने वकील जो भी बनाते वकील बनवाते हैं, उसमें से हमने ये प्रूव भी कर दिया, हर एक के सबूत दिखाए, भाई यहाँ नहीं हुआ, ये सबूत देखो। आप रात को कह रही हो पीटा, अगले दिन आप घूमने जा रही हो, अगर 5 लोग पीटेंगे तुमको, तुम्हारी हालत क्या होगी, है ना। आपने कहा था कि हैदराबाद में हम गए थे लड़के से मिलने, बोले वहाँ इस तारीख को पीट दिया, उसमें मैसेज पड़े हुए हैं, पापा आज मैं लेट आऊँगी। अगले दिन सुबह के कुछ मैसेज पड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो अब आप अपीरेंटली नजर आ रहा है कि वो झूठ बोल रही है, ये प्रूफ हो रहा है। तो सर क्योंकि क्या है कि उन्होंने मेरे से पैसे की डिमांड करी थी, उनके जो मतलब वाइफ के जीजू
उनको थोड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस था, दैट्स वाई मैंने उनको 5 लाख रुपीस कैश दिया 2018 में, जो कि उन्होंने बोला था 1 साल में दे दूंगा। तो मैंने कहा नो प्रॉब्लम, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैंने उनको दे दिया। 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, 3 साल में भी नहीं दिया। देन मैंने अपनी वाइफ को जस्ट ऐसी मैसेज कन्वे किया कि एक बार पूछ लो अगर दे सकते हैं क्या। तो उनको ये चीज़ थोड़ी ख़राब लगी, मीन्स पैसा लेना अच्छा लगता है लेकिन देना अच्छा नहीं लगता। तो उस वजह से उन लोगों ने गुस्से में आके सेम डे ही वो पैसे दे दिए, लेकिन वो उन्होंने नहीं दिए, मेरी वाइफ के घर वालों ने, जिससे कि उन्होंने मेरे से टोटली कट ऑफ कर लिया कांटेक्ट और कोई बात नहीं करी। 2020 में मैं लास्ट सेल कर रहा था डेनमार्क में। उस टाइम पे उन्होंने कॉल करके बोला कि आई एम कमिंग होम आफ्टर 8 मंथ्स। एक्चुअली फ़्लाइट सब बंद हो गई थी, दैट्स वाई मैं इंडिया आ नहीं पा रहा था। तो कंपनी ने मुझे एक चार्टर्ड प्लेन हायर करके इंडिया भेजा। मैंने उसको आने से पहले सरप्राइज़ देने के लिए फ़ोन किया, तो बोलती है कि यू कैन कम आफ्टर 2 मंथ्स, अभी मुझे घर जाना है। मैंने कहा दैट्स नॉट द रीज़न, बिकॉज मेरे पेरेंट्स वेट कर रहे हैं, मेरा बच्चा है 6 साल का। तो मैंने कहा अगर आपको घर जाना आप चाहिए, नो प्रॉब्लम, बट मुझे आना है। मैं घर आया, घर आके मैंने देखा उसका एकदम बिहेवियर एकदम चेंज था। मीन्स उसको कोई मेरे से अटैचमेंट नहीं था, कुछ नहीं था। नॉर्मली आप किसी वुमेन से पूछेंगे कि उसका अगर हस्बैंड बाहर रहता है तो उसको आने में खुशी होगी, तो उल्टा वो मुझे बोली कि नहीं आप 2 महीने और जॉब कर लीजिए, उसके बाद आना। बोलना बंद कर दिया उसने, खाना बनाना बंद कर दिया। अच्छा। क्योंकि वो वर्किंग थी तो नॉर्मली डिनर बनाती थी, मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट और लंच मदर बनाती थी। तो उसका बिहेवियर में चेंज हुआ। मैंने पूछा क्या प्रॉब्लम है, कुछ वर्कलोड ज़्यादा है क्या? तो वो बोली, मतलब उसका बिहेवियर बात मत करो, मेरा दिमाग ठीक नहीं है, मूड अच्छा नहीं है। मतलब वो जो पैसे लिया उसके बाद से बिहेवियर चेंज हो गया सबका। आज की तारीख में कुछ जो चेंज मैंने देखे पुरानी पीढ़ी से, अपनी पीढ़ी से और आज की पीढ़ी में, पहला चेंज ये है कि माँ बाप हर बात पे शह देते हैं कि चिंता मत करो, आ जाओ, हम हैं, निपटा देंगे, सालों सबको जेल भिजवा देंगे। दोनों अलग अलग रह रहे थे। हफ्ते महीने में 2 बार 3 बार बेटा जाता था मिलने के लिए, सैटरडे संडे के लिए लौट के पुणे आ जाता था। उसके बाद ही मतलब उनकी एक्सपेक्टेशंस या तो बहुत ज़्यादा थी जो हम पूरी नहीं कर पाए होंगे। क्या चाहिए था उन्हें? फॉरेन की ट्रिप चाहिए थी भाई, उन्हें घुमाने के लिए बोले यूरोप टूर पे लेके नहीं गए। आपने कभी गिफ्ट दी, अरे बोले इतना हल्का सा गिफ्ट दिया। अब ये सब चीज़ें धीरे धीरे उसमें बढ़ती गई, उसको एग्रेसिवनेस उनकी बढ़ती गई, पेरेंट्स का सपोर्ट मिलता गया। मूवीज़ में होता है ना सर कि घर आ गई, गाड़ी आ गई सुबह सुबह और लेके चले गए। ऐसे ही उसने क्या किया कि उसके पेरेंट्स, उसका ब्रदर, उसके जीजू और 2-3 आस पड़ोस के जो लोग पूरा इनोवा में भर के सुबह 9 बजे मेरे घर पे आए और उसका सारा सामान, लगेज, मतलब गोल्ड और जो भी है सब पैक करके वीडियो बना के और लेके चले गए, लड़ाई झगड़ा करके हमसे। हमें किसी ने कांटेक्ट भी नहीं किया कि हम लेने आ रहे हैं, और लेके चले गए और फिर बाद में केस कर दिया। उन्होंने पेरेंट्स को भी और मेरी सिस्टर जो कि ऑलरेडी मैरिड है, ग्वालियर में रहती है, उनको भी इस केस में झूठा फंसा। तो सर एक और फिर वहाँ से ये भी है कि दिल्ली से उन लोगों ने मेरी FIR कराई। वहाँ से पुलिस स्टेशन से पुलिस आई, लोकल पुलिस लेके हमारे घर पे, और हम लोगों को टॉर्चर किया। 2 साल से तो सर मैं जॉब पे नहीं जा पा रहा हूँ। मैं एज ए NRI हूँ, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि मैं फाइनेंशियल क्राइसिस में आ रहा हूँ। मेरी जॉब अभी खतरे में वो है, प्लस मेरे पेरेंट्स हैं, सीनियर सिटीज़न हैं। अभी सब कुछ, अभी इस एज में थोड़ा उनको रिलैक्स रहना चाहिए। अभी वो टेंशन में है क्योंकि मैं इकलौता लड़का हूँ और उसके साथ ऐसा हो रहा है और उनके साथ ऐसा हो रहा है कि मतलब 3-4 मतलब 10 डेज़ में हमें, मतलब महीने में 4 बार हमें दिल्ली जाना पड़ रहा है। मेरे मदर के दोनों जो नीज हैं वो रिप्लेस होने हैं, तो दिक्कत है थोड़ा बस। अब आपने उठा करके लिखा दिया FIR में कि हमको सबने मारा। अगले दिन की फोटो थी हमारे पास कि लड़की बेटे के साथ घूमने गई थी, उसके फ्रेंड के साथ बड़ी झील पे फोटो खिंचवा रही थी भी दिखाते हुए, खुशी खुशी। तो वो सब चीज़ें दिखाई जब, तो उन्होंने पाया कि जितने शिकायत करी गई झूठी हैं, तो हम 4 के नाम उन्होंने निकाल दिए। लेकिन वो अभी तो पति है इसका, तो हम नाम नहीं लेते, तो कोर्ट ही करेगी जो करेगी। तो कोर्ट बेटे के नाम FIR उसमें 498 चल रही है, और
डोमेस्टिक वायलेंस सबके खिलाफ चल रहा है, पांचों के खिलाफ चल रहा है। डोमेस्टिक वायलेंस लगाया उसमें सेम, अब देखिए एक ही आरोप लगाए गए, एक ही आरोप पर मल्टीपल केस फाइल कर दिए गए। हर केस को लड़ने के लिए 2 केस झांसी में, 1 केस भोपाल में। आपको भगदौड़ करनी है, सब करना है, तो आप शांत कैसे रह सकते हैं? तो निश्चित रूप से आपकी एफिशिएंसी भी कमज़ोर पड़ती है। आपके ऊपर दिमागी तौर पर आप उतना स्थिर नहीं रह सकते जितना वैसे होते। 2018 में मेरी शादी हुई थी, 2019 में हम अलग हो गए थे। 2019, 20, 21, 22 3 साल से हम अलग रह रहे हैं, है ना। अब जाके डोमेस्टिक वायलेंस का केस मुझ पे लगा एकदम। उसके बाद में ये लड़की के द्वारा दी हुई ही एप्लीकेशन है कोर्ट में, इसमें पैसा मांगा गया है 25 लाख रुपए। एक तो मेरे घर की इनकम बताई कि ये 15 लाख रुपए मेरे फैमिली की सालाना इनकम है। सारे झूठे आरोप लगाए गए हैं, मेरी झूठी इनकम दिखाई गई है, मेरी झूठी प्रॉपर्टी दिखाई गई है। हाँ, 25 लाख रुपए का तो सिर्फ हर्जाना मांगा गया है। आम आदमी 25 लाख रुपए कहाँ से लाएगा? मेरा घर भी बिक जाएगा, घर बार सब बिक जाएगा, 25 लाख कहाँ से ला के दूंगा? और उसके बाद में 45,000 रुपये पर मंथ का वो मांगा गया है हर्जाना। कुछ नहीं, वो तो तारीख पे तारीख, अभी तो 3-4 साल चलेगा ये केस, तारीख पे तारीख मिलती जाएगी इसमें। इन केसेस का कोई अंत नहीं है। फैमिली डिस्प्यूट के जितने भी केसेस है ना, इनका कोई अंत नहीं है। 15-20 साल, 25 साल जीवन गुजर जाता है, चलते रहते हैं। क्या क्या प्रभावित हो रहा है? मेरी पूरी जिंदगी प्रभावित हो गई। मेरी जॉब चली गई डिप्रेशन में आके। उसके बाद में मैं 6 महीने डिप्रेशन में रहा। मैंने इंदौर के साइकेट्रिस्ट से खुद का ट्रीटमेंट कराया। मैं पहले बहुत अच्छी कंपनी में जॉब करता था, जितना डिप्रेशन में चले गया कि मैं जॉब छोड़ना पड़ी मुझे। उसके बाद में फिर अब मैं यहाँ अकेला रहता हूँ, मैं जॉब भी करता हूँ, खुद का घर पे खाना बनाता हूँ, खुद कपड़े धोता हूँ, खुद घर के सारे काम खुद करता हूँ। उसके बाद में अब मेरे ऊपर एक केस लगा है इंटरिम भरण पोषण का, मतलब मुझे हर महीने पर मंथ उसको कुछ ना कुछ देना है, जो कोर्ट तय करेगा वो भी मुझे देना है। तो वो लाइफ तो पूरी डिस्टर्ब होगी ना। और जब ये ऐसे नोटिस जब घर पे आते हैं तब पूरे घर में ही टेंशन का माहौल रहता है। परिवार में मेरी मदर है जो बिस्तर पे है, उनको अर्थराइटिस की बीमारी है, रिटायर्ड फादर है। सिस्टर है जो इंदौर में नहीं रहती, वो दिल्ली के अंदर रहती है। बच्चे की ज़िंदगी सबसे बड़ी बात। स्थिति ये हो गई थी कि अगर वो बच्चा वहाँ कंटिन्यू करता था, हो सकता सुसाइड कर लेता। इतने ज़्यादा प्रेशर में वो आ चुका था, इतनी बुरी स्थिति आ गई थी। वो 3 महीने साथ रहा। उसने पूना के जॉब के बाद इनके प्रेशर में आकर के जॉब छोड़ा पूना का, हैदराबाद शिफ्ट हुआ वो। और उसके अंदर 3 महीने साथ रहा वो। दिसंबर 26 दिसंबर को पहुंचा था वहाँ पर वो, और मार्च 19 में वो घर छोड़ के चली गई, 30 मार्च। इन 3 महीने के दौरान ही लॉस्ट मोर देन 10 kgs, 10 किलो ज़्यादा वजन कम हो गया उसका। मतलब बुरी हालत में आ गया वो लड़का। तो मुश्किल हमें हुई संभालने में, बहुत मुश्किल हुई उसको संभालने में। लेकिन मेरा नाम निशिकांत है, मैं इंदौर रहता हूँ। मेरी वाइफ धार डिस्ट्रिक्ट से है। मैं रविनाथ टंडन, यहाँ भोपाल में अवधपुरी का निवासी। तो हम सब लोग उन दोनों केस में फंसे हुए। ऐसे है यहाँ पे लाखों लोग हैं जिनके ऊपर फर्जी डोमेस्टिक वायलेंस, फर्जी 498 है जिसको डाउरी एक्ट बोला जाता है, वो लगा हुआ है। 10-10, 20-20, 15-15 साल लोगों को लग जाते हैं, केस से बरी नहीं होते हैं। जब उम्र 45-50 साल हो जाती है उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट से केस से बरी होते हैं और पूरा ज़िंदगी खराब हो जाती है। पूरे एक तरफा महिलावादी कानून है, सारे कानून महिलावादी है। तो उसमें हम जैसे बेगुनाह लोग फंस जाते हैं। उनको एक मतलब हर कोई महिला तो खराब रहती नहीं है, अब पर कुछ लोग कानून का गलत फायदा उठाते हैं, हम जैसे लोग फंस जाते हैं। बस ये चीजें हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का एक कथन, एक उसने वाक्य बोला है कि 498A डाउरी एक्ट इज अ लीगल टेररिज्म। ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला हुआ है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप नेट पे सर्च कर सकते हैं। तो ऐसे लाखों लड़के हैं मेरे जैसे जो इन कानूनों में फंसे हुए हैं। दहेज के कानून हो गए फर्जी, और फर्जी घरेलू हिंसा के कानून हो गए, भरण पोषण के कानून हो गए। और कई लोग तो ऐसे भी आते हैं, आजकल नया पैटर्न चला है कि लिव इन रिलेशनशिप में रह लिए 3-4 साल, फिर नहीं पटती, अलग हो जाते हैं। बाद में लड़की रेप का केस लगा देती है, लड़के को जेल हो जाती है। भाई 3 साल आप लिव इन रिलेशनशिप में रहे, आप अपनी मर्जी, आपने आपकी मर्जी से जो किया वो किया। जब आप अलग हो गए, आपकी नहीं जमी लिव इन रिलेशनशिप, उसके बाद में आप रेप का केस डाल देते हो। ऐसे भी कई लोग मदद लेने हमारी संस्था में आते हैं। मैं पीड़ित हूँ, मैं इनसे सलाह लेने आता हूँ यहाँ पे। सर मैं इनका, क्योंकि इन लोगों ने मुझे इतना मोटिवेशन दिया, इस ग्रुप ने, मेंस
वेलफेयर ग्रुप में, बिकॉज मेरी कंडीशन ऐसी हो गई थी सर, मैं एक जैसे नॉर्मल इंसान होता है, उसके बाद जब उसके ऊपर केस लगता है तो उसे कुछ नहीं पता होता है कि हाँ मैं कैसे बचूँ क्या है, क्योंकि मेरा केस भी लग गए थे, मेरी जॉब भी चली गई थी, तो मैं इतना टूट गया था कि मेरे को एक टाइम आया कि मैं सुसाइड कर लूँ। बट मैं जब इस ग्रुप से मिला, इन्होंने मुझे मोटिवेट किया, मेरे को बताया कि हाँ क्या क्या लॉज होते हैं, कैसे उसको टैकल करना है, तो इन सब से मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिला। मैंने अपने पेरेंट्स को बताया, वो थोड़े मोटिवेट हुए इससे। तो अभी ये लगता है कि हम एक फैमिली की तरह हैं। तो एवरी संडे हम लोग मीटिंग में आते हैं, फिर अभी ये जो फंक्शन होने जा रहा है, तो हम बस यही चाहते हैं कि हम जितने लोग सफ़रर्स हैं वो अपना मैसेज कन्वे करें पब्लिक को, कि ऐसा नहीं है कि लड़कियां ही हमेशा मतलब पीड़ित होती हैं।